नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ड्रैकुला बालक, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भूत महल तक पहुंचने का दूसरा गुप्त रास्ता। चले आओ। अंतिम व्यक्ति नीचे उतरने के बाद द्वार बंद कर दो। जब वे लोग सुरंग के रास्ते भूत महल के एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचे, मुर्दे ले आए। शाबाश, अब ये मेरी कंकाल सेना में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन के तमाम समाचार पत्र विभिन्न कब्रिस्तान एवं स्वगृहों से रहस्यमय ढंग से लाशों के गायब होने की खबरों से भरे पड़े थे। समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चक्कर है। भला लाशें चुराने से क्या फायदा पहुंच सकता है अपराधियों को। अवश्य ही इसमें भी कोई गहरा राज है। क्या तुम इन लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझ रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह, फोन। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। यस सर, मैं चीफ मुखर्जी। तुरंत रहीम के साथ ऑफिस पहुंचो। किसका फोन था राम? चीफ मुखर्जी का। चाय खत्म करके फटाफट तैयार हो जाओ, चीफ ने हमें बुलाया है। ओह। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में राम अब एक केस भयानक रूप पकड़ता जा रहा है। अपराधी शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीफ। वैसे मैं अब कुछ और सोचने पर विवश हो गया हूँ। वो क्या? ना जाने क्यों चीफ, इस घटना से मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैकुला बालक के पीछे किसी और ही सुलझे हुए व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। यदि ऐसा हुआ तो हमें आने वाले किसी नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रहा था। लाशों की चोरी अवश्य ही किसी भयानक उद्देश्य के कारण की गई होगी, वरना लाशों से भला किसी को क्या फायदा पहुंच सकता है। जो भी हो राम, तुम्हें अब जल्द से जल्द इस केस को निपटाना होगा, चाहे इस सारे कांड के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ हो अथवा किसी और का। आप चिंता ना करें चीफ। जिस दिन ड्रैकुला बालक हमें दिखाई दे गया, वो दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। लाशों की चोरी को लेकर पुलिस विभाग में भी हंगामा मचा हुआ था। शहर में इतना हंगामा मचा हुआ है, जनता पुलिस की नाकामयाबी पर कीचड़ उछाल रही है, और आप लोग हैं कि हाथ पर हाथ रखे अभी केवल तमाशा ही देख रहे हैं। मैं पूछता हूं कि अभी तक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, हमें संदेह है कि लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का ही हाथ है। इस बात के प्रमाण हमें कुछ कब्रिस्तानों से मिले हैं। ड्रैकुला बालक, ड्रैकुला बालक। आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना रह गया है, लेकिन मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। अपराधी जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सर, वो एक भूत है, उसे पकड़ना इंसान के बस की बात नहीं। बकवास। भूत भूत प्रेत लाशों की चोरी नहीं कर सकते। वो कोई शैतान इंसान ही है, जो अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा आदेश है कि वो एक सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। यस सर। और उधर भूत महल में डॉक्टर शैतान कंकालों की एक पूरी सेना तैयार कर चुका था। देखा ड्रैकुला, मेरा कंकालों की सेना तैयार हो गई। अब मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? आज्ञा? हाँ, आज्ञा। तुम सब मेरी आज्ञा मानोगे। तुम्हें मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। आप महान है स्वामी, हमें आज्ञा दे स्वामी। सुनो, तुम लोगों को जीवन देने में मेरी सारी दौलत समाप्त हो गई। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करो। और हाँ, तुम में से कुछ राम रहीम को उनके संबंधियों को पकड़कर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा स्वामी। और उसी रात जब राह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी, अरे वो देखो, भूत! उड़ते हुए भूत! उड़ते हुए कंकाल एक बैंक के सामने पहुंचे। भागो भूत, भागो भागो! ठहरो, भागो मत। ये भूत भूत कुछ नहीं, किसी अपराधी का वैज्ञानिक चमत्कार है। शायद ये बैंक लूटना चाहते हैं। पोजीशन ले लो।
ऑफिसर के आदेश पर सिपाहियों ने हवा में उड़ते कंकालों पर फायरिंग करनी आरंभ कर दी। फायर! पर गोलियों गोलियों का उन कंकालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, इन पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सिपाही भयभीत हो उठे। सर, ये वास्तव में भूत हैं, भागिए, हम भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते सर, भागो। ठहरो, डरो नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तभी कंकालों ने भागते सिपाहियों पर आक्रमण किया। आई, उफ, हाय, मरा। एक कंकाल पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ा। हे प्रभु, रक्षा करना। और फिर आई। उसके बाद चलो, अब देर ना करो, भीतर घुसो और सारा धन समेट लो। बैंक के भीतर प्रविष्ट हो। उन कंकालों ने बड़े बड़े थैलों में तिजोरियों का माल भरना आरंभ कर दिया। जल्दी करो, लेकिन माल बचना नहीं चाहिए, स्वामी को धन की बहुत जरूरत है। कंकालों का एक दूसरा दल शहर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में पहुंचा। कंकालों ने जौहरी बाजार को लूटना शुरू किया। ओह, अद्भुत, स्वामी इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, सोने के गहने, स्वामी प्रसन्न होकर इंसानी खून पिलाएंगे। कुछ कंकाल राम रहीम की कोठी पर भी पहुंचे। तुम दो भीतर जाओ, यदि राम रहीम को पकड़ पाने में सफल ना हो पाओ तो किसी तरह उन्हें कोठी से बाहर निकालने पर मजबूर करना। ठीक है। दोनों कंकाल राम रहीम के शयन कक्ष की खिड़की के निकट पहुंचे। दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर घुसो। खिड़की का शीशा तोड़कर उन्होंने खिड़की खोली और ध्यान से आहट ना होने पाए, परंतु दूसरे कंकाल के कदमों से हुई मध्यम सी आहट से ही राम की नींद खुल गई। रहीम, सावधान, या खुदा। राम ने बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों कंकालों पर फायर किया। ओह, ये तो भूत प्रेत मालूम पड़ते हैं, लेकिन कंकालों पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन पर तो गोलियां असर ही नहीं कर रही है। रिवॉल्वर भी खाली हो चुका है। कहीं इनके शरीर पर बुलेट प्रूफ कंकाल जैसी पोशाक तो नहीं? फिर खाली रिवॉल्वर फेंककर राम ने उन पर छलांग लगाई। ये तो फौलाद के बने लगते हैं। लेकिन कंकालों को घुसा मारते ही राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी पत्थर से टकराया हो। तभी दोनों कंकालों ने उस पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों कंकाल भयानक अंदाज में राम की ओर बढ़े। तभी खामोश खड़े रहीम को जैसे होश आ गया। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मार दूंगा। कोई फायदा नहीं होगा, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेट्रोल की बोतल शायद कुछ काम दे जाए। फिर जैसे ही एक कंकाल रहीम की ओर बढ़ा और दूसरा राम को उठाने झुका, राम को उठाने वाला कंकाल पेट्रोल से सराबोर हो गया और ठीक उसी समय राम को खतरे में समझ रहीम ने फुर्ती से पलटकर उस पर फायर कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आश्चर्यजनक निकला। अपने साथी का ये हश्र देखकर दूसरे कंकाल ने भयभीत हो खिड़की के ओर छलांग लगाई। राम, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। ठीक है, मैं उसके पीछे जा रहा हूं, तुम यही रहना। दूसरे कंकाल के पीछे पीछे राम ने खिड़की से छलांग लगाई, लेकिन जैसे वो दूसरी ओर पहुंचा, राम पर वार करने वाले कंकाल के अन्य साथी थे। तुम दो इसे लेकर स्वामी के पास पहुंचो, बाकी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। इधर कमरे के भीतर। हे भगवान, ये क्या बात है बेटा? मैं कुछ नहीं जानता अंकल, सिवाय इसके कि ये कंकाल मानव हमें मारने आए थे। राम इसके दूसरे साथी के पीछे गया है। तभी, खबरदार, अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुम सब चुपचाप हमारे साथ चलो। राम हमारी कैद में पहुंच चुका है। क्या? कोई चारा नहीं, अब तो इनके साथ जाना ही पड़ेगा। कोई चारा ना देख कर्नल राघव, राधा देवी और रहीम ने स्वयं को उनके हवाले कर दिया। उसी रात बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी की कोठी में। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। उधर भूत महल में। हम सफल रहे स्वामी, पूरे शहर की दौलत आपके कदमों में है। शाबाश मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें जी भरकर इंसानी खून पिलाऊंगा। तभी एक अन्य कंकाल भीतर प्रविष्ट हुआ। स्वामी की जय हो।
हम आपके सारे दुश्मन को पकड़ लाएं। शाबाश, वास्तव में आज की रात हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इन्हें बांध दो, मैं अभी आता हूँ। जब राम को होश आया, राम तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता ना कीजिए और ये बताइए कि हम इस समय कहाँ और किसकी कैद में हैं। विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता है राम, क्योंकि कंकाल हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक लाए हैं, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि हम भूत महल के ही किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हैं। उसी समय डॉक्टर शैतान ड्रैकुला बालक और कुछ कंकालों के साथ हॉल में प्रवेश हुआ। महान स्वामी जिंदाबाद। आखिर तुम सब फंस ही गए। तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। ड्रैकुला बालक के पीछे इसी शैतान इंसान का दिमाग काम कर रहा था और इसी ने लाशें को गायब करके कंकालों की फौज तैयार की है। अवश्य ही ये कोई खतरनाक एवं पागल वैज्ञानिक है। अब समझा तुमने हमें क्यों कैद किया है। इस दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा हूँ और आधी तैयारी पूरी कर चुका हूँ। दुनिया को तबाह करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। कभी मैं भोला भाला और नेक दिल सुंदर इंसान था। मेरे छोटे से परिवार में मेरी बीवी और एकमात्र पुत्र था। उस समय मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में नौकरी करता था, लेकिन इस दुनिया को मेरी खुशियां रास नहीं आई। मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे एक झूठे इल्जाम में 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया। हे ईश्वर, तुम तो जानते हो मैं बेकसूर हूँ। जेल से छुटकर जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसी दुनिया के कुछ सरमाएदारों ने मेरी पत्नी की इज्जत लूट ली थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हे ईश्वर, ये तो मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है। मैंने सीने पर पत्थर रखकर वो दुख भी झेला, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे कैंसर है, इलाज करने में काफी पैसा लगेगा। मैंने डॉक्टर के लाख हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। केवल बातों से इलाज नहीं होता शंकर। यदि अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फीस का इंतजाम करो। और फिर एक दिन बिना इलाज और दवा दारू के मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझ गरीब को माफ कर दो, मैं तुझे नहीं बचा सका। मैंने बेटी की मौत भी सीने पर पत्थर रखकर झेल ली और एक नई नौकरी पर लग गया। एक दिन मैं एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मैं दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान था। नहीं, हे ईश्वर, तुमने मुझे मार ही क्यों ना दिया। धैर्य से काम लो मिस्टर शंकर। लेकिन इस दुनिया को मेरी इस दुर्दशा पर भी दया न आई। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, ये कोई भयानक डाकू लगता है, मारो, पागल है, मारो, आह! और दुनिया के दिए हुए जख्मों से मेरा दिल पत्थर हो उठा। डॉक्टर शंकर एक इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया। मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। एक दिन बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा, इस दुनिया को मिटाकर रख दूंगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहता भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुंच गया और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते घूमते मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड गुप्त तहखाने का पता चला। ये स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूं तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसे जोड़ जोड़ कर एक प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। और मैं उन सबको गिन गिन कर बदले ले रहा हूँ। और मैं उन सब से गिन गिन कर बदले ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला, जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो। आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने पहने दांत गड़ा पाता, द्वार से एक चमकदार किरण आई और ड्रैकुला बालक की छाती में समा गई। आह! अगले पल उसका शरीर जल उठा और जलकर राख हो गया। आई स्वामी, मुझे बचाओ। सबकी दृष्टि द्वार की ओर घूम गई। पागल बुढ़ा, ओह, ये तो वही रहस्यमय बुढ़ा है। खबरदार,
भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम? पागल बुढ़े ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है शंकर, भलाई इसी में है, तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो। दूसरे क्षण जो चेहरा सामने आया उसे देखकर डॉक्टर शंकर उर्फ डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंक उठा। ओह गुरुदेव तुम! खामोश नीच, गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले। आप कौन है श्रीमान? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग कर साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। उस समय मात्र ये 10-12 साल का एक अनाथ बालक था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और इसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। पागल बूढ़े यानी प्रोफेसर दिवाकर ने बताया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन आविष्कारों के फॉर्मूले मैं इसे मानव की भलाई के लिए दे रहा हूँ उनका ये एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न करके मानव के विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ था उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि ये इसी का काम है। उस दवाई का फॉर्मूला मैंने ही इसे दिया था। यही नहीं, इन कंकालों की इजाद भी मैंने ही की थी। मैं इसकी तलाश में काफी समय से लगा था, लेकिन चूंकि मुझे भूत महल के गुप्त तहखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए बूढ़े पागल के रूप में मैं यहाँ की निगरानी कर रहा था। तुम लोग नाहक ही इसके हाथों मारे ना जाओ, इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें रोकने की चेष्टा भी की थी। ओह, तब आप आज यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए प्रोफेसर? ये लोग जब तुम लोगों को पकड़कर जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ आ रहे थे तो मैं इनका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। सब कुछ बताने के पश्चात जब प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतान भयानक अट्टहास कर उठा। चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर कि तुम स्वयं यहाँ आ गए। तुम्हें भी इनके साथ मौत के घाट उतारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना राजदार यही दफन कर दूंगा। मेरे जीते जी तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे शंकर। अभी मालूम हो जाएगा, शुरुआत तुम ही से करूंगा। गुलामों, नोच डालो इस बूढ़े की बोटी बोटी। जो आज्ञा स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झपटे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनके लिए मेरा लेंसर किरणों का रिवॉल्वर ही काफी है। अगले ही पल, स्वामी बचाओ! आ! अपने कंकालों को आग में जलकर भस्म होते देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह भयभीत हो उठा। भागने की कोशिश मत करना शंकर, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुका है। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को फोन करता आया था। यही नहीं, उन्हें मैं तुम्हारे कंकालों से निपटने का तरीका भी बता चुका हूँ। पुलिस आती ही होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रहीम, कर्नल राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को आजाद कर दिया। राम रहीम, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, गिरफ्तार कर लो इसे। अभी लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। वहीं ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्य से हाथ धो बैठोगे। ओह नहीं शंकर, राधा बहन को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। नहीं, इस औरत के रहते मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया है। ओह, मुकाबला करो और खत्म कर दो इन्हें। जो आज्ञा। डॉक्टर शैतान का ध्यान कंकाल की ओर आकर्षित देख राम ने गजब की फुर्ती के साथ उस पर छलांग लगा दी। आ! और प्रोफेसर दिवाकर ने आने वाले कंकालों पर किरणें छोड़ी। आई! आप बचकर कहाँ जाओगे शैतान? उफ! उधर भूत महल के बाहर। इधर सहसा ना जाने कहां से कई कंकाल प्रकट हुए और डॉक्टर शैतान की सहायता के लिए लपके, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ने उन्हें अपने रिवॉल्वर का निशाना बना दिया। आ! हाय! उफ! तभी मार खाते डॉक्टर शैतान ने राम पर घूंसे से जबरदस्त प्रहार किया। उफ! और फिर तेजी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। ओह, वो राम को मारने जा रहा है। रहीम ने लपक कर अपने पैरों के पास पड़ा चाकू उठा लिया। रहीम का निशाना अचूक था। आई! पुलिस ने भूत महल पर कब्जा कर दिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। अब तो आप सारी हकीकत जान ही चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अतः आप अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कीजिए और हमें विदा कीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए ना इस खुशी में हमारे घर। आपके लिए हम एक शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। नहीं बेटे,
मुझ साधु का अब दावत से क्या वास्ता, तुम लोग जाओ और आनंद पूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों की अखबारों में भूरी भूरी प्रशंसा छपी और उस दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उनकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। तुम्हारा ये कारनामा भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। राम रहीम जिंदाबाद। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।